नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सी वर्ल्ड जीके में। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम प्रधानमंत्री को कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच क्या अंतर है उसको भी हम क्लियरली समझेंगे। और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री क्या होते हैं इनको भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए उनको आखिर में सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। यानी कि भारत में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। जिसमें जो नाम मात्र के होते हैं वो आपके राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक प्रमुख होते हैं वे आपके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के मुखिया होते हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति है नाम मात्र के हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वास्तविक प्रमुख होते हैं। और प्रधानमंत्री जो भी कार्य करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही करते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में जानने से पहले हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है उसको समझ लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद 3 मंत्रियों से मिलकर बनी होती है, जिसमें होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। याद रखें कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। यह सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं और यह अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। याद रखिएगा जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं तो उनके जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। जैसे गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जिनके भी जो अपने मुखिया होंगे वो कौन होंगे? कैबिनेट मंत्री। इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के। याद रखें कौन कौन से? एक राज्य मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के होते हैं। तो राज्य मंत्री क्या होते हैं? जो राज्य मंत्री है ना वो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं और जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार होते हैं। यानी कि ये मंत्री तो इनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं लेकिन ये इनका स्वतंत्र प्रभाव होता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं एक कैबिनेट मंत्री उनको देखते हैं और जो अन्य छोटे मंत्रालय बच जाते हैं उनको इन मंत्रियों को दे दिए जाते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार से अपना कार्य करते हैं, इनके पास कोई दबाव नहीं रहता है। यहाँ डेफिनेशन भी देख लेते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं और स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्रता से करते हैं। याद रखिएगा इसी प्रकार जिस प्रकार कैबिनेट मंत्री करते हैं उसी प्रकार से राज्य मंत्री अपने छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में करते हैं। इसके बाद होते हैं एक होते हैं उप मंत्री। उप मंत्रियों को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते थे उसी प्रकार जो उप मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री की सहायता भी करते हैं और साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी भी सहायता के लिए बनाए जाते हैं। याद रखिएगा इस प्रकार हम देख लेते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और आपके उप मंत्री। जो आप इमेज देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और साथ साथ उप मंत्री, इन सभी को मिलाकर तो आपकी क्या बनती है? ये बनती है आपकी मंत्रिपरिषद। इसके बाद हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है। जो हमारे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और उनमें जो प्रधानमंत्री होते हैं इन सबको मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है? मंत्रिमंडल का। यानी कि मंत्रिमंडल में जो राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल नहीं होते। तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। इस इमेज से आप समझ सकते हैं। जो आपको इमेज दिख रहा है इसमें देखिए आप प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें कहते हैं मंत्रिमंडल। आशा करता हूं आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 74 जिसमें राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। यानी कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधान होता है, यानी कि उसका मुखिया होता है। इसके बाद है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? आपके राष्ट्रपति करेंगे। और जब प्रधानमंत्री उनको सलाह देंगे कि इन व्यक्तियों को यानी कि इन लोगों को आप मंत्री बना दीजिए तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? वो उन मंत्रियों को
मंत्री बना देंगे। जैसे राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त तो कर देंगे, लेकिन जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कितने मंत्री बन सकते हैं। तो एक संशोधन किया गया है संविधान में, 91वां संशोधन, जो कब किया गया था, 2003 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें। यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और अन्य मंत्री शामिल होंगे, उस प्रकार से मंत्रिपरिषद का एक गठन हो जाएगा, लेकिन 15% से अधिक नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए वर्तमान में आज 543 सीटें हैं लोकसभा के लिए। अब 543 का आप 15% निकाल लीजिए तो इस लगभग कितना बन जाएगा, 81 पॉइंट कुछ बन जाएगा। तो यानी कि 82 लोग ही मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 75(2), प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत तक कार्य करेंगे। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक ये कार्य करेंगे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75(3), मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होता है जिसमें कैबिनेट मंत्री, आपके राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, आपका नाम मात्र का है। ठीक है, याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 75(4), पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यानी कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। अनुच्छेद 75(4) में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 75(5) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का यानी सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में संसद के कितने सदन होते हैं उनके बारे में डिटेल में कवर कराया है। यदि आपने नहीं देखी तो आप उसे जरूर देख लीजिए। संसद के 2 सदन होते हैं, तो एक होता है आपकी लोकसभा और एक है आपकी राज्यसभा। वे किसी भी सदन से प्रधानमंत्री के रूप में बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे बनना पड़ेगा, अगर वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुच्छेद आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों को संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, और यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे, यानी कि जो प्रधानमंत्री होंगे देश में क्या चल रहा है, क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, क्या विधायी मामले हैं, इन सभी की सूचना वो राष्ट्रपति को दे। और राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री यानी कि मंत्री से संबंधित जितनी भी जानकारी है वे प्रधानमंत्रियों से ले सकते हैं। अब हम प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कवर कर लेते हैं। पहला फैक्ट है कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं वे किसी भी मंत्री से कह सकते हैं कि अब अपना त्यागपत्र आप दे दीजिए, या फिर राष्ट्रपति से कह दें कि उसको वे बर्खास्त कर दे। यानी कि इस प्रधानमंत्री की पावर यह पास है कि वे चाहे तो उस मंत्री को अपना त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं, और साथ ही अगर वे अपना त्यागपत्र नहीं दे रहा है तो राष्ट्रपति से कह सकते हैं कि भाई आप इनको अपने उनके पद से हटा दीजिए। अगला फैक्ट है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, तो अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए जो प्रधानमंत्री हैं उनको त्यागपत्र दे देते हैं या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो जितना भी आपकी मंत्रिपरिषद है वो स्वयं ही विघटित हो जाएगी। अगला फैक्ट है प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, हजारों बार एग्जाम में आऊँगा प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। इसे आप जरूर से नोट डाउन कर लें। अब हम आगे देखते हैं। अगले फैक्ट हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। वैसे तो ये संसद के किसी भी सदन से आ सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए, 25 वर्ष, और राज्यसभा में कितनी होती है, 30 वर्ष।
तो सब प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। अगला फैक्ट है, वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होगी? तो आपकी 25 वर्ष होगी। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। वह कुल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सर्वाधिक समय तक अपने पद पर बने रहे वो भी थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने वर्षों तक रहे? 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर बने रहे थे। अगला फैक्ट है, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले थे वो अटल वाजपेयी थे। ठीक है, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र इनका समय कितना था? 13 दिन था। अगला फैक्ट है, ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए वो थे आपके चरण सिंह। इसे याद कैसे करेंगे? क्योंकि इनके चरण ही लोकसभा में नहीं पड़े, तो याद रखिएगा, तो वो कौन थे? चरण सिंह। अगला फैक्ट है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसे आप कैसे याद रखेंगे? जिसने विश्वास मत प्राप्त नहीं किया वो कौन थे? आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखिए, इस प्रकार से आप रिलेट कर कैसे याद कर सकते हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने तो वो कौन थे? आपके मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में कौन बने थे? मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने तो वे आपके राजीव गांधी थे। इसके बाद हम आगे अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो भी आपके मोरारजी देसाई थे। सर्वाधिक उम्र में बनने वाले मोरारजी देसाई, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वो भी आपके मोरारजी देसाई। इसके बाद अन्य फैक्ट है, भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। यानी वे जब उनके पद पर थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी तीनों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई थी। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अन्य एग्जामों में आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो वे आपके थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति उनके पद पर रहते हुए हो गई थी। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा राजीव गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, तो वह आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो ऑप्शन डी, कितनी ही बार। अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। याद रखिए, जो निम्न में बहुमत दल का नेता होगा वो आपका प्रधानमंत्री चुना जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो आपके प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। याद रखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आपको फ्री में इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सी वर्ल्ड GK को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। धन्यवाद।